नमस्कार मेरे प्यारे पढ़ाकुओं, स्वागत है आपका द पढ़ाकू में। मेरा नाम है बबीता अहीर और आज हम देखने वाले हैं जीके का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, अशोक के अभिलेख। देखिए, अभिलेखों पर हमने एक वीडियो इससे पहले भी पढ़ा है, पर आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं विशेषकर अशोक के अभिलेखों को। अशोक के अभिलेखों से संबंधित अलग अलग एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को देखने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें अशोक के अभिलेखों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सारे के सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स को भी करने वाले हैं। तो सबसे खास बात क्या है इस वीडियो की, कि इस वीडियो का हर पॉइंट का मतलब इसमें जितनी भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो सब की सब तुम्हारे सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। याद करने की तुम्हें टेंशन लेनी नहीं है, उसके लिए बस वीडियो को पूरा देखना है। जैसे ही आप पूरा वीडियो देखेंगे, अशोक के अभिलेखों से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं एक एक करके सारी चीज़ें आपके दिमाग में खुद ब खुद फिट हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, समझिए अभिलेख किसे कहते हैं। पिछली वीडियो में भी बताया था, फिर से रिवाइज कर लीजिए। किसी कठोर सतह पर लिखे हुए लेखों को क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। सतह कैसी होनी चाहिए? कठोर सतह, जैसे कोई धातु हो गई, लोहा वगैरह, लकड़ी की सतह या फिर पत्थर की सतह पर हम कोई चीज़ लिखवा दें या खुदवा देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अभिलेख। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा की शुरुआत किसने करी थी? तो भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा की शुरुआत सम्राट अशोक के द्वारा की जाती है। तो सबसे पहले सम्राट अशोक ही जो है भारत में अभिलेखों को लिखवाते हैं, यानी पत्थर वगैरह पर चीज़ें या अपने आदेश या जो भी चीज़ें थी उनको लिखने की परंपरा की शुरुआत करते हैं। अशोक किससे जो है प्रभावित होकर के करते हैं या कहाँ से उन्हें आइडिया आता है? तो देखिए, ईरान में शासक थे डेरियस प्रथम, उनसे प्रभावित होकर अशोक जो है अभिलेख लिखने की परंपरा की शुरुआत भारत में करते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि डेरियस प्रथम से प्रभावित होकर सम्राट या किससे प्रभावित होकर अशोक ने जो है अभिलेख लिखने की परंपरा की शुरुआत की थी? तो वो है डेरियस प्रथम। अब प्रश्न पूछा जाता है कि जो अशोक के अभिलेख हैं इनकी खोज किसने करी थी? तो टी फैंथेलर ने इसकी खोज करी थी। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो यहाँ से बनता है कि इन्होंने तो इनकी खोज कर दी थी अशोक के अभिलेखों की। ठीक है, इसे पढ़ा किसने, यानी इस पर जो लिखी गई चीज़ें हैं वो पढ़ी किसने? दरअसल ये प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अभिलेख हैं। आगे अपन लोग जो है इसको देखेंगे भी, पर इसको पढ़ने वाले कौन थे? जेम्स प्रिंसेप। यानी जेम्स प्रिंसेप ने ही पहली बार अशोक के अभिलेखों को पढ़ा कि इन पर लिखा हुआ क्या है। ठीक है, तो देखिए, इसको याद करने की ट्रिक देखिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है कि अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। अब देखिए, जेम्स प्रिंसेप कैसा साउंड करता है कि भैया ये प्रिंसिपल है, चाहे अशोक के अभिलेख ले आओ चाहे कुछ भी ले आओ सबको पढ़ देगा ये है। तो जे प्रिंसिपल है, सब पढ़ देगा। तो अभिलेख किसने पढ़े? जे प्रिंसिपल ने पढ़े थे अशोक के अभिलेख, यानी जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े हैं अशोक के अभिलेख। ठीक है, तो जे प्रिंसिपल है, सब पढ़ देगा। तो अशोक के अभिलेख जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े। टी फैंथेलर ने क्या करा है? इसकी खोज करी है। चलिए, अब देखते हैं कि अशोक के अभिलेखों पर जो भाषा है और जो लिपि है उससे संबंधित क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो देखिए, अशोक के जो अभिलेख हैं उन पर भाषा तो है प्राकृत की जगह एक बार अर्धमागधी भी दिया हुआ था। तो अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि पत्थर पर लिखी गई पहली भाषा कौन सी है? तो जाहिर सी बात है कि अभिलेख लिखने की परंपरा अशोक जो है शुरू करवाते हैं, वो भाषा कौन सी है? प्राकृत। तो पहली भाषा जो पत्थरों पर लिखी गई थी वो क्या है? प्राकृत भाषा। उसके बाद आते हैं लिपि दरअसल किसी चीज़ को लिखने का तरीका होता है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये हिंदी में लिखा हुआ है अशोक, और ये क्या है? इंग्लिश यानी रोमन में लिखा हुआ है, पर दोनों को हम पढ़ क्या रहे हैं? अशोक। तो कहने का मतलब है अशोक शब्द तो हिंदी का है, पर ऊपर देवनागरी लिपि में लिखा गया, नीचे रोमन लिपि में लिखा गया। जैसे मैं कह दूँ जाओ, तो अगर हम ऐसे लिखेंगे जाओ तो ये देवनागरी लिपि में हो गए, अगर ऐसे लिख देंगे जाओ तो ये किस में हो गया? रोमन लिपि में। पर भाषा क्या है इसकी? हिंदी है। अगर जाओ की जगह मैं कह दूँ गो, तो ये क्या हो गया? भाषा हो गई अंग्रेजी। ठीक है, तो भाषा और लिपि में यही अंतर होता है। लिपि का मतलब लिखने का तरीका। तो अभी जो हम ये हिंदी पढ़ते हैं ये देवनागरी लिपि होती है। अशोक के समय क्या था? लिपि कौन सी इस्तेमाल होती? ब्राह्मी लिपि। यानी पूरे भारत में जो अशोक के अभिलेख मिले हैं, जहाँ से भी मिले हैं, उन पर लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। उसके बाद खरोष्टी लिपि चलती थी पाकिस्तान की साइड,
यानी भारत के जो उत्तर पश्चिम कह लें, या कश्मीर और पंजाब की साइड को कहेंगे, तो वहाँ पे कौन सी लिपि चलती है? खरोष्टी लिपि। यहाँ से दो जो है अभिलेख मिले हैं, एक तो सहबाजगढ़ी और एक मानसेरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख खरोष्टी लिपि में जो है लिखा गया है? तो सहबाजगढ़ी और मानसेरा, ये दोनों पाकिस्तान में हैं। और ये किस भाषा में लिखे, किस लिपि में लिखे गए? खरोष्टी लिपि में। भाषा तो प्राकृत है, ठीक है। इसके बाद देखिए ग्रीक और अरेमाइक लिपि, ये अफगानिस्तान में है, ठीक है। ग्रीक और अरेमाइक लिपि, अरेमाइक लिपि से ही खरोष्टी लिपि का जन्म होता है। ये कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। और यहाँ पर कौन कौन से? लघुमान और तक्षशिला, ये दोनों जगह से जो अभिलेख मिले हैं वो किस भाषा में लिखे, लिपि में लिखे गए? ग्रीक और अरेमाइक लिपि में। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जो अशोक के अभिलेखों में कौन सा द्विभाषी अभिलेख है? तो सार एक कुना, ये कांधार में जगह है, ये जो अभिलेख है दो भाषाओं में लिखा गया है और दो लिपियां हैं, ग्रीक और अरेमाइक लिपि। तो अगर द्विभाषी अभिलेख पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए सार एक कुना, कांधार में। मोस्ट इंपोर्टेंट। ब्राह्मी लिपि पूरे भारत में जो अभिलेख है उन पर मिलती है। खरोष्टी लिपि पाकिस्तान में, सहबाजगढ़ी और मानसेरा जो अभिलेख है उन पर मिलती है। ग्रीक और अरेमाइक अफगानिस्तान में मिलती है। लघुमान और तक्षशिला। द्विभाषी अभिलेख सारे कुना, दो भाषाओं में लिखा गया अशोक का अभिलेख है। कहाँ पर है? कांधार में। ग्रीक और अरेमाइक लिपि में ये लिखा गया है। आगे देखिए, अब आ जाते हैं अभिलेखों के प्रकार, यानी जो लिखे गए लेख हैं वो कितने प्रकार से हैं, इसको कैसे डिवाइड किया उसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं शिलालेख। शिला का मतलब होता है पत्थर पर लिखे गए लेख। फिर दूसरे नंबर पर है स्तंभ लेख, यानी स्तंभों पर लिखे गए लेख, स्तंभ यानी खंबे टाइप, ठीक है। और तीसरे नंबर पर है गुहालेख। गुहालेख का मतलब होता है गुफाओं के अंदर लिखे गए लेख। अब देख लीजिए फोटो, ये है शिलालेख यानी पत्थर पर लिखा हुआ लेख, और यह है स्तंभ लेख यानी खंबे पर लिखे गए लेख, और गुहालेख यानी गुफाओं में लिखे गए लेख। अब समझिए, देखिए जहाँ जिन स्थानों पर बड़े बड़े पत्थर उपलब्ध थे उन पर तो लिख दिए शिलालेख, पर ऐसे स्थान जहाँ बड़े पत्थर उपलब्ध नहीं थे तो वहाँ पर जो है स्तंभों को ले जा करके उन पर यह जो है लेख लिखवाए गए, या वहाँ पर जो है लिख करके स्तंभ जो है लगा दिए गए, क्योंकि स्तंभों को ले जाने लाने में सुविधा रहती है। तो स्तंभ लेख हो गए, और ये शिलालेख हो गए, ये गुहा लेख हो गए। यानी अशोक ने तीन जो है प्रकार से लिखवाए थे। एक तो सिंपल पत्थरों पर लिखवा दिए, उन्हें क्या बोलते हैं हम? शिलालेख। दूसरे स्तंभ लेख यानी जो खम्भों पर लिखवाए गए हैं लेख, और एक गुहा लेख। आपने जो वीडियो अगर देखा नहीं है तो उसे देख लीजिए, प्राचीन गुफाओं वाला जो वीडियो है उसमें बराबर में जो गुफाएं हैं उसमें अशोक ने उन गुफाओं में लेख लिखवाए हैं, ठीक है। ये कहाँ पर है? बिहार में। तो गुफाओं के अंदर गुहा लेख हो गए। अब हम देखेंगे शिलालेखों के बारे में। हमने देख लिया अभिलेख तीन प्रकार के थे, अब एक को उठा लेते हैं शिलालेख को। अब देखते हैं शिलालेख दो प्रकार के हैं, एक तो बृहद शिलालेख और एक लघु शिलालेख। बृहद का मतलब होता है बड़े, यानी ज़्यादा जगह में फैले हुए टाइप से कह सकते हैं, और लघु मतलब छोटा। ये आकार के आधार पर विभाजित नहीं है। इसका मतलब बृहद का मतलब ये नहीं है कि यहाँ बड़े शिलालेख हैं। ऐसे लेख जो कई स्थानों पर पाए गए हैं जिनमें समान बातें कही हैं उन्हें कहते हैं बृहद शिलालेख। इन शिलालेखों पर 14 पॉइंट्स लिखे गए हैं और ये 8 स्थानों से मिलते हैं। तो बृहद शिलालेख कौन से हैं? यानी इन पर, बृहद मतलब जो ज़्यादा जगह में फैले हुए हैं, यानी ऐसे 8 स्थानों पर जो है फैले हुए शिलालेखों को क्या कहते हैं? बृहद शिलालेख। इन शिलालेखों पर समान बातें कही हैं, यानी 14 पॉइंट्स हैं जो लिखे हुए हैं हर एक शिलालेख पर। यानी एक पत्थर ले लिया, ये मान लीजिए जैसे कालसी में जो है लगा हुआ है उत्तराखंड में, उस पर भी 14 बातें लिखी हुई हैं। उसके बाद जो है मानसेरा, सहबाजगढ़ी है ना, ये भी चीज़ें आएंगी। तो इन सब पर क्या है? ये समान बातें लिखी हुई हैं और ज़्यादा जगह यानी पूरे भारत में और पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक फैले हुए हैं ये, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? बृहद शिलालेख। प्रश्न कैसे पूछ जाते हैं कि 13वें शिलालेख में किसका जिक्र किया गया है? दरअसल 13 नंबर का कोई शिलालेख नहीं है। 13वें शिलालेख में वो पूछता है, जैसे मैंने कहा ना 14 पॉइंट्स हैं ये, यानी एक पत्थर पर 14 जो है पैराग्राफ से लिख दिए गए हैं। तो वो पूछता है कि 13वें नंबर का जो पॉइंट है उसमें क्या चीज़ें लिखी गई हैं। आगे आपको क्लियर हो जाएंगी, बस यहाँ पर इतना समझिए। एक होता है लघु शिलालेख। लघु शिलालेख का मतलब है कि अलग अलग शिलालेख में अलग अलग बातें हैं, कोई भी शिलालेख में सेम बातें नहीं है, ठीक है। प्रत्येक शिलालेख में अलग अलग बातें, आदेश कहे गए हैं। जैसे मास्की कर्नाटक में है ये लघु शिलालेख, गुर्जरा मध्य प्रदेश में है, नेतूर, और ये है उड़ेल गोलम, ये जो है लघु शिलालेख के उदाहरण हैं। इनको हम देखते हैं। अब
जैसे मैंने बताया कि बृहद शिलालेख जिन पर 14 पॉइंट्स यानी 14 लेख लिखे गए हैं और ये कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले हम लेखों को देख लेते हैं। वो प्रश्न पूछता है कि प्रथम शिलालेख में क्या लिखा गया है या प्रथम लेख क्या है। तो पहले शिलालेख में जो है अशोक ने पशु बलि की निंदा की है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि पशु बलि की निंदा कौन से शिलालेख में की गई है? तो पहले शिलालेख में पशुओं की बलि की निंदा करी गई है। दूसरे शिलालेख में अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। मान लीजिए अगर पशु बलि यानी पशु मारे नहीं जाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, तो दूसरे अभिलेख में किसकी कर दी? भाई पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था करो। अब पशुओं के साथ साथ मनुष्यों की भी तो करी जाएगी, खाली पशुओं को थोड़ा ही चिकित्सा व्यवस्था करी जाएगी। तो पहले में पशु बलि सबसे इंपॉर्टेंट काम, क्योंकि जो है अशोक किसका अनुयायी था? बुद्ध धर्म का। बुद्ध धर्म यानी अहिंसा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने कहा कि भाई पशुओं की बलि जो है बंद करो और चिकित्सा व्यवस्था करो। यानी दूसरे शिलालेख में या दूसरे नंबर का जो पॉइंट है वो क्या है? चिकित्सा व्यवस्था से संबंधित है। पहले पॉइंट्स में पशु बलि की निंदा करी गई है। उसके बाद 5वें नंबर का जो शिलालेख है या 5वें शिलालेख में क्या है? धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी। प्रश्न पूछा जाता है कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति अशोक के कौन से वे शिलालेख में कही गई है? तो 5वें शिलालेख में। याद करने का ट्रिक क्या है कि भैया धम्म महामात्र यानी ये क्या? सरपंचों की नियुक्ति कर दी एक तरीके से, पंच परमेश्वरों की नियुक्ति। धम्म यानी जो भी धर्म से संबंधित पंडित वगैरह होते हैं सब पंच ही बनते हैं। तो धम्म महामात्र यानी 5वें शिलालेख में। 7वें और 8वें शिलालेख में क्या है? अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। ये भी पूछा गया है। 7वें और 8वें जो शिलालेख है उसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। उसके बाद आ जाता है 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 13वां शिलालेख। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। कह सकते हैं कि जो 13वें नंबर का पॉइंट है किसी भी शिलालेख का वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें ही कलिंग के युद्ध का वर्णन है, उसी में हृदय परिवर्तन की बात कही गई है और यही सबसे बड़ा जो है शिलालेख है या सबसे बड़ा पॉइंट है 13वें नंबर का, ठीक है। अब देखिए कलिंग युद्ध से संबंधित चीज समझ लीजिए। कलिंग युद्ध कब होता है? 261 ईसा पूर्व में होता है, अशोक के राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में। यानी अशोक का राज्य अभिषेक होता है 269 ईसा पूर्व, ठीक है। और उसके 8 साल बाद यानी 261 में 8वें वर्ष में क्या होता है? जो है कलिंग का युद्ध होता है। कलिंग किसको कहा जाता है? उड़ीसा को कहा जाता है। वर्तमान में जो उड़ीसा राज्य है उसी को पहले क्या कहते थे? कलिंग कहते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। पहले शिलालेख में क्या गया है? पशु बलि की निंदा करी गई है। दूसरे नंबर पर क्या है कि पशुओं और मनुष्यों की चिकित्सा के बारे में कहा गया है। 5वें नंबर पर क्या है कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद 7वें और 8वें में अशोक की यात्राओं का वर्णन है, धार्मिक यात्राओं का। और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। आगे आ जाते हैं कि जो बृहद शिलालेख थे उनके 14 पॉइंट्स में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने देख लिए। अब उन 8 स्थानों को याद करते हैं जहाँ से ये जो है जहाँ पर ये लगे हुए हैं बृहद शिलालेख। सबसे पहले आता है धौली। धौली कहाँ पर है? उड़ीसा में है। प्रश्न पूछा जाता है धौली और जोगढ़ ये दोनों कहाँ पर है? उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद शहबाजगढ़ी और मानसेरा ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है शहबाजगढ़ी और मानसेरा। खास बात क्या है? खरोष्टी लिपि में ये लिखे गए हैं। भारत में जितने भी शिलालेख हैं अशोक के वो किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। उसके बाद कालसी। कालसी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड में एकमात्र अशोक का अभिलेख कौन सा है? कालसी है। और कालसी किस लिए फेमस है? तो वो अशोक के शिलालेख की वजह से कालसी फेमस है। उत्तराखंड में एक जगह है देहरादून के पास, ठीक है। इसके बाद है सोपारा, महाराष्ट्र में है। उसके बाद एरागुडिया एरगुडी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। गिरनार कहाँ पर है? गुजरात में। काठियावाड़ में है, जूनागढ़ के पास गिरनार, ठीक है। तो ये क्या है? 8 स्थान हैं। जैसे मैंने बताया 2 तो हो गए शहबाजगढ़ी और मानसेरा पाकिस्तान में, धौली और जौगढ़ ये उड़ीसा में हो गए, कलिंग युद्ध हुआ था वहाँ पर, ठीक है। सोपारा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। एरगुडी आंध्र प्रदेश और गिरनार गुजरात में। और कालसी कहाँ पर है? एकमात्र उत्तराखंड में। चलिए यहाँ पर लोकेशन देख लेते हैं। देखिए जो चौकोर करके पॉइंट्स हैं वो शिलालेख हैं, बृहद शिलालेख। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं शहबाजगढ़ी और मानसेरा, ये रहा कालसी उत्तराखंड में। उसके बाद धौली और ये रहा जौगढ़, ये कहाँ पर हो गए? उड़ीसा में। उसके बाद एरगुडी कहाँ पर हो गया? आंध्र प्रदेश में। सोपारा महाराष्ट्र में। गिरनार गुजरात में। ये 8 के 8 स्थान हैं जहाँ से अशोक के बृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं। याद करने की ट्रिक भी देख लेते हैं। शाम को जो सोए वो गधा होते हैं,
ये ट्रिक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं। साम से स से हो गया शहबाजगढ़ी, म से मानसेरा, ठीक है। को सोए या का से हो गया कालसी, कहाँ पर है उत्तराखंड में। ज से जौगढ़, जौगढ़ कहाँ पर है उड़ीसा में। सोपारा महाराष्ट्र में। ए से एरीगुड़ी आंध्र प्रदेश। गी से गिरनार जो है गुजरात में। और धौ से धौली, धौली कहाँ पर है जो है धौली है उड़ीसा में। शहबाजगढ़ी मानसेरा कहाँ पर है, ये दोनों पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। बाकी भारत में जितने भी हैं अशोक के अभिलेख वो किस लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये जो हमने अभिलेख पढ़े हैं इनमें दो अभिलेखों को पृथक अभिलेख कहा जाता है। पृथक अभिलेख यानी जो अलग, उनमें खास बात क्या है, यानी अलग अभिलेख है क्योंकि उन पर 11वें 12वें और 13वें नंबर के जो पॉइंट्स हैं वो नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि 13वें पॉइंट्स में आपको पता ही है कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो उड़ीसा में जो हमने अभी धौली और जौगढ़ ये दोनों शिलालेख यानी अभिलेख पढ़े थे, इन पर जो ये नंबर के पॉइंट्स हैं वो नहीं लिखे गए हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है क्यों नहीं लिखे गए हैं, क्योंकि आपको पता है कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें अभिलेख में। तो इसको पढ़कर जाहिर सी बात है उड़ीसा में ही लिखवा देगा कि उसने कितनी तबाही मचाई थी। बेशक उसका हृदय परिवर्तन हो गया था सम्राट अशोक का, फिर भी वहाँ के लोगों को बुरा लगेगा। तो जाहिर सी बात है इन पॉइंट्स को जो धौली और जौगढ़ है इन अभिलेखों में नहीं लिखवाया गया है। इसकी जगह पर उसने एक चीज़ लिखवाई है, जैसे सभी जो प्रजा है मेरी संतान है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि सभी प्रजा है मेरी संतान किन अभिलेखों में लिखा हुआ है, तो धौली और जौगढ़ जो उड़ीसा के अभिलेख हैं उनमें लिखा गया है। दो पृथक अभिलेख किसको कहा जाता है, उड़ीसा के जो दो अभिलेख हैं धौली और जौगढ़, इन्हें पृथक अभिलेख कहा जाता है। किसके, अशोक के। चलिए अब लघु शिलालेखों को देखते हैं। लघु शिलालेखों में कौन कौन से, देखिए मास्की कर्नाटक में है, गुर्जरा मध्य प्रदेश में, नेत्रूर और उड़ेरगुलम। प्रश्न पूछा जाता है मास्की अभिलेख कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में। गुर्जरा कहाँ पर है, दतिया जिला है मध्य प्रदेश में। ये प्रश्न भी पूछे गए हैं। इन चारों की खास बात क्या है, देखिए अशोक का नाम इन अभिलेखों में अशोक ही मिलता है, यानी ये अभिलेखों में जो अशोक का नाम जो लिखा गया है वो क्या है, सम्राट अशोक ही लिखा गया है। बाकी जो अभिलेख है उनमें किस नाम से जाना गया है, मोस्टली अभिलेखों में देवनाम प्रिय, जैसे भाब्रू अभिलेख में प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेखों में अशोक का अशोक नाम नहीं है, उनमें सब में क्या है, देवनाम प्रिय। देवनाम प्रिय का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, यही नाम जो सम्राट अशोक का लिखा हुआ है। प्रश्न पूछा जाता है देवनाम प्रिय या फिर प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता है, तो ये सम्राट अशोक को ही कहा जाता है। मास्की अभिलेख में बुद्ध शाक्य भी नाम मिलता है। देखिए मास्की अभिलेख में अशोक का अशोक नाम भी है और बुद्ध शाक्य भी है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक इन दोनों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसी अभिलेख में रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक इन दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक इन दोनों के नामों का उल्लेख किस में मिलता है, रुद्रदामन शासक के जूनागढ़ अभिलेख में। कहाँ पर है, गिरनार गुजरात में। अब आगे देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, मास्की और गुर्जरा इन दोनों में ही अशोक के अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। उसके बाद प्रश्नों को देखते हैं। देवनाम प्रिय के नाम से किस शासक को जाना जाता है, तो देवनाम प्रिय है सम्राट अशोक का नाम है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की प्रति कहाँ से मिली है, तो उत्तराखंड में एकमात्र ही शिलालेख है, वो क्या है, कालसी। अगला प्रश्न देखिए, कलिंग युद्ध के विवरण से, कलिंग युद्ध का विवरण हमें किस अभिलेख से या शिलालेख से ज्ञात होता है, तो वो 13वें नंबर के शिलालेख से। याद करने की ट्रिक देखिए, कलिंग युद्ध, युद्ध में क्या होता है, जब भी लोग मारे जाते हैं तो उनकी 13वीं होती हैं, तो 13वीं से 13 नंबर के शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई, तो पशु बलि पर रोक पहले अभिलेख में ही लगा दी गई थी। दूसरे नंबर के अभिलेख में पशु और मनुष्य चिकित्सा के बारे में कहा गया था। 5वें नंबर के अभिलेख में क्या था, 5वें नंबर के अभिलेख में था धम्म महामात्रों की नियुक्ति। 8वें और 9वें नंबर के, 7वें और 8वें नंबर पर क्या था, जो है अशोक की यात्राओं का वर्णन। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो अशोक के शिलालेख को सबसे प्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने ही, यानी प्रिंसिपल ने ही सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। और ब्राह्मी लिपि में ही अशोक के जो है अभिलेख लिखे गए थे या शिलालेख, तो उनको भी जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अशोक ने अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम का उल्लेख किया है वो क्या है, प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय।
निम्नलिखित में से किस में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है, यानी अशोक का अशोक नाम है, तो कौन से अभिलेख में? गुर्जरा अभिलेख में। गुर्जरा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है कहाँ पर स्थित है? तो अभी बताया मैंने, मध्य प्रदेश, दतिया जिले में। कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? कालसी उत्तराखंड में है, यानी देहरादून के पास में है, और ये अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है कालसी। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।